हेलो फ्रेंड्स, हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था जिसमें हमने 11 अकाउंटिंग टर्म्स को कवर कर लिया था। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मींस और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मींस वो टेक्निकल वर्ड, अगर आपको अकाउंट समझनी है तो इन टेक्निकल वर्ड्स का मीनिंग आपको आना चाहिए, तभी आप अकाउंट को समझ पाएंगे। तो इन्हें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आती है अकाउंटिंग में कैपिटल रिसिट और रेवेन्यू रिसिट। अब इनका क्या मतलब है? रिसिट मतलब समझते हैं पैसा आ रहा है, प्राप्त हो रहा है। रिसिट मतलब प्राप्ति, राइट। तो कैपिटल रिसिट मतलब ऐसा कोई पैसा आता है बिजनेस में जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है और उस वजह से कोई पैसा आता है या कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट आपको होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फिक्स एसेट खरीदी, आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिक्स एसेट मीन्स ऐसी कोई भी एसेट जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन्हें फिक्स एसेट बोलते हैं। एक तो वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी जाती है, लॉन्ग टर्म पर्पस मतलब मोर देन 1 ईयर के लिए खरीदी जाती है। और दूसरा जिसे रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा जाता है, उसे बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदा जाता है, तो ऐसी एसेट को आप फिक्स एसेट बोलते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म पर्पस होना चाहिए मोर देन 1 ईयर, और उन्हें रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा जाता है, बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा जाता है। वो अलग बात है, बाद में किसी रीज़न से आपको बेचना पड़ जाए, जैसे पैसे की बहुत ही प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है बिजनेस में, तो आप उन्हें बेच सकते हैं। जैसे एक बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर, राइट। तो ये सब क्या होती है? फिक्स एसेट होती है। अब इन्हें बेचने पे पैसा आया, सपोज आपने कोई फिक्स एसेट बेची और 20 लाख रुपीज़ बिजनेस में आते हैं, तो ये जो पैसा आ रहा है ये कैपिटल रिसिट बोला जाएगा। ये डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। आपका मेन काम फिक्स एसेट बेचने का नहीं। सपोज आप कपड़ा बेचते हैं, क्लॉथिंग बिजनेस है आपका, तो फिर जो फिक्स एसेट बेचने से जो पैसा आ रहा है उसे तो कैपिटल एसेट बेचेंगे बोलेंगे। और जो कपड़ा बेचने से पैसा आ रहा है, राइट, जो आप डे टू डे का काम है आपका, जो भी चीज़ आप बेचते हैं, सीमेंट, कपड़ा, लोहा, जो वट एवर, जो भी चीज़ आप बेचते हैं डे टू डे एक्टिविटी में, उससे जो पैसा आता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिट्स, राइट। अब क्वेश्चन उठता है सर, ये इन्हें दो पार्ट्स में क्यों बांटा गया? पैसा तो आ ही रहा है ना, चाहे वो कैपिटल रिसिट से आ रहा हो चाहे रेवेन्यू रिसिट से आ रहा हो। फ़र्क इसलिए किया गया कि कैपिटल रिसिट पे जो प्रॉफिट होगा आपको, जैसे सपोज आपने 10 लाख की खरीदी थी कोई बिल्डिंग, आप 15 में बेच रहे हैं तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो कैपिटल प्रॉफिट होगा इसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, जो फिक्स एसेट पे हो रहा है, जो एबनॉर्मल एक्टिविटी से हो रहा है, जो डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, उन्हें आप बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट पे अलग रेट से टैक्स लगता है इनकम टैक्स में। और जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है जो आप डे टू डे एक्टिविटी से कमाते हैं, उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स लगता है, राइट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा टर्म। कैपिटल रिसिट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एबनॉर्मल एक्टिविटी, और यानी जो डे टू डे की एक्टिविटी नहीं है, और फ्रॉम दोज एक्टिविटी विच आर नॉट द पार्ट ऑफ डे टू डे एक्टिविटी, लाइक सेल ऑफ फिक्स एसेट, लोन टेकन, लोन लेना, अमाउंट रिसीव एज ए कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन लॉस बाय फायर और बिल्डिंग, बिल्डिंग में आग लगी, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, तो वो भी कैपिटल रिसिट है। रेवेन्यू रिसिट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज लाइक सेल ऑफ गुड्स एक्सेट्रा, सामान बेचने, जिसके लिए आपने बिजनेस ओपन कर रखा है, उससे जो पैसा आता है बिजनेस में, डे टू डे एक्टिविटी से जो पैसा आता है उसे आप रेवेन्यू रिसिट बोलते हैं। क्लियर लॉजिक? ठीक है। रेवेन्यू रिसिट से जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, एक स्टेटमेंट बनता है जिसमें सारी इनकम लिखी जाती है साल की, और सारे एक्सपेंस लिखे जाते हैं। इनकम में से एक्सपेंस को घटाने के बाद जो आता है उसे प्रॉफिट बोलेंगे। अगर इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट, अगर इनकम कम हुई है, एक्सपेंस ज़्यादा हुए तो लॉस बोलते हैं। तो जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो रेवेन्यू रिसिट जनरेट रेवेन्यू प्रॉफिट, जो रेवेन्यू रिसिट हो रहा है जो डे टू डे एक्टिविटी से प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। एंड सच रेवेन्यू प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कैलकुलेट होता है। कैपिटल प्रॉफिट जो होता है, जो कैपिटल प्रॉफिट मतलब जो कैपिटल रिसिट से होगा उसे कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। कैपिटल प्रॉफिट विच आर जनरेटेड फ्रॉम कैपिटल रिसिट से होगा, आर शोन इन द बैलेंस शीट में आता है आइदर एज ए इंक्रीज इन लाइबिलिटी, या तो से लाइबिलिटी बढ़ती है, और एज ए रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, और असेट की वैल्यू कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिल्डिंग आपने खरीदी थी 10 लाख की, और आप उसे सेल कर रहे हैं 15 लाख में, तो यहाँ 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, राइट। तो आपने पढ़ा था लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो ऑनर को देनी होती है, जो बिजनेस का पर्सन है, जो मालिक है, उसको जो पैसा देना है बिजनेस को, उसे बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। बिजनेस को अलग समझा जाता है और ऑनर को अलग समझा जाता है अकाउंटिंग करते समय, ताकि ऑनर अपने पर्सनल खर्चों को बिजनेस में ना लिखे, केवल बिजनेस के खर्चों को लिखा जाए। तो अकाउंटिंग करते समय ऑनर को अलग माना जाएगा, प्रोप्राइटर को अलग माना जाएगा, और बिजनेस को अलग माना जाएगा। तो ऑनर, बिजनेस को जो भी पैसा देना है ऑनर को,
उसे आप इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। तो एक तो कैपिटल लगाता है ऑनर, कैपिटल मतलब जो पैसा ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसे कैपिटल बोलते हैं। और जो प्रॉफिट होता है, ये जो प्रॉफिट हुआ, ऑनर ने तो लगाया था पैसा, उससे जो आपने प्रॉफिट जनरेट किया, वो प्रॉफिट भी किसको देना होता है, बिजनेस को, ऑनर को देना होता है। तो प्रॉफिट भी लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। तो कोई भी कैपिटल अगर प्रॉफिट होगा तो आपकी कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर लॉस होगा, उल्टा होगा, अगर लॉस होता है तो कैपिटल कम हो जाती है ऑनर की, लॉस होने पे कैपिटल को घटा देगा बिजनेस। इसी तरह असेट कम हो जाएगी। जैसे बिल्डिंग पहले असेट थी आपके पास, मान लेते हैं 60 लाख की बिल्डिंग थी, 4 बिल्डिंग थी जिनका टोटल है 60 लाख, एक बिल्डिंग तो बेच दी आपने, तो 10 लाख कम हो जाएंगे। अब 3 बिल्डिंग की वैल्यू बचेगी 40 लाख, राइट। तो अगर कोई कैपिटल प्रॉफिट होता है तो या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, डिपेंड करेगा। प्रॉफिट होगा तो इंक्रीज होगी कैपिटल, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऑनर को जो देना है, लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी। और जो असेट है, बिल्डिंग असेट है, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, लॉजिक, ठीक है। टैक्स का लॉजिक, कैपिटल प्रॉफिट आर चार्जेबल अंडर कैपिटल गेन एंड टैक्स रेट आर डिफरेंट। कैपिटल प्रॉफिट्स पे अलग रेट से टैक्स लगता है, और जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स होता है, डे टू डे एक्टिविटी का जो प्रॉफिट होता है, उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स लगता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा आप कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई एसेट खरीद रहे हैं और पैसा डिसबर्स कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो उसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, राइट। एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, पैसे का जाना, फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग असेट, या तो कोई असेट एक्वायर कर रहे हैं, कोई गुड्स ले रहे हैं, गुड्स मतलब जो डे टू डे पर्पज के लिए खरीदा और बेचे जाता है उसे गुड्स बोलते हैं अकाउंट्स में, और कोई सर्विस ले रहे हैं, इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। और वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं दैट एनी टाइप ऑफ पेमेंट, किसी भी तरह का पेमेंट करना फॉर रिसिट ऑफ बेनिफिट, आप किसी से कोई बेनिफिट ले रहे हैं, इस टर्म एज ए एक्सपेंडिचर, उसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एक्सपेंडिचर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सर इन दोनों में क्या फ़र्क है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट देगा, यानी जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, उस खर्चे से बिजनेस को लंबे समय तक फ़ायदा होगा, तो इन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं अकाउंट में। जैसे बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना, कोई टीवी खरीदना, प्रोजेक्टर खरीदना, जो आप बेचने के मोटिव से नहीं खरीद रहे हैं, बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं, जिन्हें हम फिक्स एसेट भी बोलते हैं, एसेट बोलते हैं, तो उनको जो पेमेंट आपने किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। Any expenditure which provide long-term benefit, that is more than 1 year, like building purchase, such expenditure shown as an asset in the balance sheet. एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो डे टू डे पर्पस के लिए खर्चे करने होते हैं, जो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं, और इनका बेनिफिट सेम ईयर में मिल जाता है। ये कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देते, सेम अकाउंटिंग ईयर, यानी अप्रैल टू मार्च जो हमारा अकाउंटिंग ईयर चलता है, उसी में इनका बेनिफिट मिल जाता है। जैसे सैलरी देना, रेंट पे करना, कमीशन पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, तो उन एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब क्वेश्चन होता है इन्हें 2 पार्ट में क्यों बांटा गया है? क्योंकि रेवेन्यू जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, तो इन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। यानी सेल जब एक्सपेंस कैलकुलेट किए जाएंगे तो इन्हें एक्सपेंस का पार्ट नहीं माना जाएगा, ये बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। यानी इन्हें सेल्स में से, इनकम में से डिडक्ट नहीं किया जाएगा टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, इन्हें इनकम में से घटाया जाता है साल का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। So revenue expenditure means any expenditure which provide full benefit in one accounting period, or such expenditure are necessary for day-to-day running or maintenance of business, like salary देना, rent paid, electricity bill, etc. Revenue expenditure are deducted from revenue, यानी sales और income में से नहीं deduct किया जाए to calculate profit or loss of the year. So these expenses are part of profit and loss statement. इन्हें profit and loss statement में transfer कर देते हैं in the same year to calculate profit or loss. एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर तो एक बड़ा वर्ड था। एक्सपेंडिचर में कोई फिक्स एसेट खरीदना, कोई भी कैश का डिसबर्समेंट करना, वो एक्सपेंडिचर था। एक्सपेंसेस मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, उसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग, कोई गुड्स बनाने में जो खर्चा हो रहा है, एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट के, रेंट पेड, एट्सेट्रा। फर्क समझ में आ गया होगा। एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड वर्ड है,
इसमें किसी भी तरह का कैश का डिसबर्समेंट आता है, यानी आपके बिजनेस से अगर पैसा जा रहा है किसी भी रीज़न से तो वो एक्सपेंडिचर होगा। जैसे असेट खरीदी आपने, असेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, मोर देन 1 ईयर चलेगी, तो ये जो असेट खरीदी एक्सपेंडिचर है। और कोई कैश रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, कमीशन पे किया, जिनका बेनिफिट सेम ईयर में मिल जाएगा, तो इन्हें हम एक्सपेंसेस नाम देते हैं। यानी एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है। अब इनकम क्या होती है? इनकम इजी है कि आपको प्रॉफिट हुआ किसी सामान को बेचने पे। इन वर्ड्स को हम समझ लेते हैं रफली, फिर हम रीड कर लेंगे। एक वर्ड होता है इनकम, एक वर्ड होता है प्रॉफिट, एक वर्ड होता है गेन। अब सर इन तीनों में क्या फ़र्क है? जैसे मान लेते हैं हमने कोई सामान खरीदा 10 लाख का बेचने के मोटिव से। जैसे हम बर्तन बेचते, यूटेंसिल्स बेचते हैं, हमने 10 लाख के बर्तन खरीदे, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, मान लेते हैं अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च में, और हमने इन्हें बेच दिया। हमने कोई 10 लाख के बर्तन खरीदे, मान लेते हैं 25 मार्च को, और 26 मार्च को हमने इन बर्तनों को बेच दिया 12 लाख में, तो 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, राइट। तो इसे हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसे इनकम बोलेंगे। अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को देख रहे हैं, आप पूरे साल भर के ट्रांजेक्शन्स को नहीं देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन को देख रहे हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, अगर लॉस है तो लॉस लिखा जाएगा, अगर पॉजिटिव हो रहा है तो इनकम लिखा जाएगा। तो ये होती है इनकम। यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं बिजनेस के, तो उसे इनकम बोला जाता है। अब सर प्रॉफिट क्या होता है? आपको सबको पता है अकाउंटिंग ईयर इंडिया में अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है। इन 12 महीने की अकाउंटिंग हम करते हैं। तो इन 12 महीने के प्रॉफिट्स, 12 महीने में जितनी भी सेल हुई आप लिख रहे हैं एक साथ, इनमें से जो एक्सपेंसेस हुए पूरे 12 मंथ के घटा रहे हैं अप्रैल टू मार्च, और फिर अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इससे बोलते हैं प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट एक पर्टिकुलर आइटम की बात नहीं करता है, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की बात नहीं करता है, पूरे साल की जो अकाउंटिंग पीरियड है जिसके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसकी बात करता है कि पूरे साल में अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो इनकम और प्रॉफिट में फ़र्क समझ में आ गया होगा। इनकम एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की बात करती है, प्रॉफिट साल भर की बात करता है। गेन क्या है? नाम से पता चल रहा है। गेन मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी से आपको प्रॉफिट होना जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है चीज़, फिर भी आपको प्रॉफिट होता है, तो उसे हम गेन बोलते हैं। जैसे फिक्स एसेट आप पढ़ चुके हैं कई बार, फिक्स एसेट बेचने के मोटिव से नहीं खरीदी जाती है। इनका मोटिव होता है बिजनेस में यूज़ करना और इनसे प्रॉफिट जनरेट करना, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। पर अगर आप उन्हें बेचते हैं किसी रीज़न से और उन पर जो प्रॉफिट होता है वो क्या कहलाएगा? गेन। जैसे लॉटरी टिकट्स खुला, तो लॉटरी कोई डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, तो गेन हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट तो नहीं है बिजनेस में, पर अगर आपसे उसको कोई पैसा मिलता है तो उसे हम गेन बोलते हैं। क्लियर? अब पढ़ लेते हैं। इनकम मीन्स सरप्लस, मतलब एक्स्ट्रा ऑफ रेवेन्यू, सेल्स ज़्यादा है, ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। फॉर एग्जांपल गुड्स कॉस्टिंग 18 लाख, 18 लाख का सामान था, आर सोल्ड फॉर ₹20 लाख, और आप उसे 20 लाख में बेच देते हैं। हेयर सेल अमाउंट है 20 लाख इज़ द रेवेन्यू, इसे तो रेवेन्यू बोलेंगे, जो सेल है रेवेन्यू, और कॉस्टिंग अमाउंट ₹18 लाख, और जो खर्चा होता है इन गुड्स को खरीदने पे वो 18 लाख इज एक्सपेंस, एंड द डिफरेंस बिटवीन टू इज ₹2 लाख इज द इनकम। आप एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, पूरे साल भर के ट्रांजेक्शन को नहीं देख रहे हैं, तो ये इनकम कहलाएगा। इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे हैं आप, एक ट्रांजेक्शन को देख रहे हैं, कई ट्रांजेक्शन का रिजल्ट देख रहे हैं, तो उसे हम प्रॉफिट्स बोलते हैं। इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द ऑनर। ऑब्वियसली प्रॉफिट होने से, इनकम होने से आपकी जो कैपिटल बढ़ जाती है ऑनर की, यानी प्रॉफिट भी इंटरनल लायबिलिटी है। बिजनेस जो भी कमाता है वो कैपिटल पे कमाता है। कैपिटल मतलब जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है ऑनर ने, उसे कैपिटल बोलते हैं, और उस पर जो भी बिजनेस कमाता है वो ऑनर को वापस करना होता है, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। गेन क्या होता है? इट मीन्स अ मॉनिटरी बेनिफिट, आपको फ़ायदा होता है कैश में, और प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स और एक्टिविटी विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो डे टू डे की एक्टिविटी नहीं है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, और बिजनेस बट आर रिलेटेड टू द बिजनेस, है तो बिजनेस के दौरान ही हो रही है वो चीज़। जैसे लाइक सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, विनिंग अ कोर्ट केस, कोर्ट में जीत गए, आपने किसी पार्टी पे केस कर रखा था, आप कोर्ट में जीत जाते तो कोर्ट आपको कंपनसेशन दिलवाएगा, पैसे दिलवाएगा सामने वाली पार्टी से, तो वो भी गेन कहलाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
अब बात करते हैं लॉस क्या होता है। नाम से पता चल रहा है, अगर आपकी इनकम कम है, सेल कम हुई है, सामान कम बेचा और एक्सपेंस ज़्यादा हुए, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसे लॉस बोलते हैं। व्हेन टोटल एक्सपेंस एक्सीड टोटल रेवेन्यू, जब खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं इनकम से, देन इट इज़ नोन एज ए लॉस, उसे लॉस बोला जाता है। एंड इट ऑल्सो मीन एन एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म मीन्स ऑर्गेनाइजेशन रिसीव नो बेनिफिट, यानी आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है और कोई नुकसान हो रहा है। दो तरह का हो सकता है लॉस, एक तो इनकम ज़्यादा कम हुई, एक्सपेंस ज़्यादा हुए, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसे लॉस बोलेंगे। और दूसरा कोई नुकसान हो गया जिससे आपको कोई बेनिफिट तो नहीं मिलेगा पर नुकसान हो गया, तो लॉस बाय फायर, आग लग गई गोडाउन में और आपका सामान जल गया, तो इससे कोई बेनिफिट तो नहीं मिला, नुकसान हो गया, तो ये भी एक लॉस है। फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय फायर। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस में क्या फ़र्क होता है? कई बार ये पूछा जाता है कि बताइए खर्चे में और नुकसान में क्या फ़र्क है। ईजी है। एक्सपेंस का मतलब हो गया कि अगर आप कोई कैश का पेमेंट करते हो, इससे कोई रिटर्न आपको मिलता है, समथिंग इन रिटर्न होगा। जैसे मान लीजिए आपने ट्रेन का टिकट खरीदा, आप बिजनेस के पर्पज़ के लिए एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रहे हैं, आपने ट्रेन का टिकट खरीदा, तो एक्सपेंस बोलेंगे ना टिकट खरीदने को, क्योंकि उससे बेनिफिट भी तो मिला, आप एक शहर से दूसरे शहर भी गए, तो समथिंग इन रिटर्न होगा। जबकि लॉस में समथिंग इन रिटर्न मिसिंग होगा, आपको इससे कुछ मिलेगा नहीं बल्कि आपको नुकसान हो जाएगा। तो बेसिक फ़र्क यही है कि एक्सपेंस में समथिंग इन रिटर्न होता है, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, जबकि लॉस में समथिंग इन रिटर्न मिसिंग होता है। एक्सपेंसेस गिव समथिंग इन रिटर्न, इसमें कुछ आपको मिलता है, लाइक पेमेंट ऑफ ऑडिट फीस, ऑडिट कराई आपने सीए से, तो आपको ऑडिट फीस देनी होगी, पर आपकी ऑडिट भी तो की उसने, आपको फ़ायदा भी तो मिला। ऑडिट एंड ऑडिटर प्रोवाइड सर्विस टू यू। ऑडिट का मतलब क्या होता है, वर्ड आया तो समझ लें। ऑडिट मतलब जब कोई थर्ड पार्टी आपके बिजनेस के अकाउंट्स को, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट आप रखते हैं कि इतने मेरे खर्चे हुए, इतनी मेरी इनकम हुई, उनको जस्टिफाई करते हैं कि हाँ आपने जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखे हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो उसे ऑडिट बोलते हैं। तो ऑडिट मीन्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन और बुक्स ऑफ अकाउंट बाय थर्ड पर्सन। अब सर थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन मतलब जो बिजनेस का आदमी नहीं होता है, जो जॉब नहीं कर रहा है आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट ऑफिस खोल के बैठा है, जो सीए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई भी ऑडिटर है, और वो आपके बुक्स को सर्टिफाइड करता है। थर्ड पर्सन जो आपके अंडर इन्फ्लुएंस में नहीं है, आपके अंडर में नहीं काम करता है, तभी तो वो सर्टिफाई करेगा। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप उससे ऑडिट करवाएंगे तो ऑडिट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो आपके इन्फ्लुएंस में है। आप उससे कहोगे जॉब से निकाल दूंगा, गलत बोलेगा, तो वो अच्छा अच्छा ही बोलेगा ऑडिट में, आपके लिए बुरा क्यों बोलेगा, राइट? तो ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, कोई बुक्स को स्वतंत्र तौर पे आपकी बुक्स को चेक कर रहा है, ठीक है। बुक चेक क्यों कर रहा है? टू व्यू, व्यू मतलब वो विचार देगा या एक्सप्रेस करेगा अपनी ओपिनियन कि ट्रू एंड फेयर है आपके अकाउंट्स, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बट लॉस का मतलब क्या है? इन लॉस समथिंग इन रिटर्न इज मिसिंग, कुछ मिलेगा नहीं लॉस से, एंड योर प्रॉफिट विल बी रिड्यूस, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है परचेज। परचेज वर्ड उसके लिए आता है जिस सामान में आप डील करें, जो सामान आप डे टू डे पर्पज़ के लिए खरीद रहे हैं बेचने के मोटिव से, तो उन्हें हम परचेज वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे बिल्डिंग खरीद रहे हैं बिजनेस में यूज़ करने के लिए, आप उसे बेचेंगे नहीं, तो परचेज वर्ड नहीं आएगा, फिर तो असेट का नाम ही आएगा, बिल्डिंग के नाम से उसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। पर मान लीजिए आपका काम है कपड़ा खरीदना और बेचना, तो जो कपड़ा आप खरीद रहे हैं तो उसे परचेज बोला जाएगा। Purchase word is used only when the purchase of goods in which the business deal. For manufacturing organization, अगर आप पहले बनाएंगे और फिर बेचेंगे, तो गुड्स का मतलब होता है मीन्स परचेजिंग रॉ मटेरियल, कच्चा सामान खरीदना। जैसे आप शूज़ बनाते हैं तो पहले लेदर, चमड़ा खरीदना पड़ेगा, तो जो लेदर है वो आपके लिए रॉ मटेरियल होगा, कच्चा सामान होगा, फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड देन सेल। इन केस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो बना बनाया सामान खरीदती है और बेचती है। गुड्स आर दोज थिंग, ये वो गुड्स चीज़ें होती हैं विच आर परचेज फॉर रीसेल, जिन्हें बेचने के मोटिव से खरीदा जाता है। परचेज इंक्लूड बहुत कैश परचेज भी आएगी, अगर आपने पैसा दे के खरीदा है वो भी आएगी, और क्रेडिट परचेज मतलब उधार परचेज भी आएगी। हम सामान उधार भी तो खरीद सकते हैं किसी से, राइट? तो परचेज में दोनों कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो सिंपल रिवाइज करें, परचेज वर्ड उसी चीज़ के लिए आएगा जिसे आप खरीदेंगे और बाद में बेचेंगे, या तो उस एज इट इज़ बेचेंगे तो भी वो परचेज वर्ड है, उससे कुछ बना के बेचेंगे, जो सामान आप खरीद रहे हैं उसे परचेज बोला जाता है बिजनेस में। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। जब खरीदा हुआ सामान किसी रीज़न से आप वापस कर देते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भेज दिया सप्लायर ने या उनमें कोई डिफेक्ट है, टूट फूट है, तो आप उसे वापस करेंगे और उसका पेमेंट भी नहीं करेंगे, तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न, और उससे आपकी परचेज कम हो जाएगी।
तो व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर जिससे आपने सामान खरीदा था, ठीक है, दोज आर नोन एज परचेज रिटर्न, इसे आप दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न बोलते हैं। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है, आउटवर्ड मतलब बाहर का ही सामान लौटा दिया। सेल, सेल का मतलब होता है जो डे टू डे बेसिस में आपने जो सामान खरीदा है बेचने के मोटिव से, और जो बेच रहे हैं आप उसे सेल बोलेंगे। या कोई सर्विस देते हैं आप, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप सामान तो नहीं बेचेंगे, आप सर्विस देंगे, तो सर्विस देने देने पे जो पैसा मिलेगा आपको उसे सेल्स बोला जाएगा। सेल्स का मतलब होता है ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप ऑनरशिप, जैसे मैं पेन आपको बेच रहा हूँ तो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इस पेन की ऑनरशिप आपको, आप बन जाएंगे अब मालिक, तो इसे बोलते हैं सेल। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ आर ट्रांसफ़र, मैं इस पेन का रिस्क भी आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कल एक पेन खो जाएगा तो मैं दोबारा नया पेन थोड़ी दूंगा आपको, राइट। तो जब मैं रिस्क भी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, रिवॉर्ड मतलब बेनिफिट्स भी सामने वाले पर्सन को दे रहा हूँ, तो वो सेल मानी जाती है। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, अब मालिकाना हक किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी और को मालिक बना रहे हो गुड्स और सर्विस टू कस्टमर फॉर अ प्राइस, और इसके बदले आप प्राइस ले रहे हैं। द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज। सेल वर्ड तभी यूज होता है जो गुड्स आप बेचने के मोटिव से खरीदते हैं। सेल इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, दोनों कैश सेल आएंगी, चाहे नगद सामान बेचा वो भी सेल्स का पार्ट है, उधार सामान बेचा वो भी सेल्स का पार्ट होगा। सेल्स रिटर्न नाम से पता चल रहा है, ठीक है, इसे रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। सेल्स रिटर्न मतलब जब आप सामान बेचते हैं और बिका हुआ सामान वापस आ जाता है किसी भी रीज़न से, तो उसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं। रीज़न क्या हो सकता है, आपने ज़्यादा भेज दिया या आपके सामान में कोई डिफेक्ट है, टूट फूट हो गई, तो वो वापस भेज देगा सब कस्टमर, तो उसे सेल्स रिटर्न बोलेंगे, और सेल्स रिटर्न से सेल्स कम हो जाएगी और आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। व्हेन कस्टमर रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, जो सामान हमने कस्टमर को बेचा था वो वापस भेज देते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, सो दीज आर टर्म एज सेल्स रिटर्न, आप इसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। इनवर्ड मतलब अंदर का सामान लौट के आ गया। परचेज को तो बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, बाहर का सामान लौटा है, आउटवर्ड आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। इनवर्ड मतलब जब अपना ही सामान लौट के आता है तो उसे रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गुड्स। गुड्स मतलब जो परचेज करके लाते हैं जो आप सामान, उसे गुड्स बोलते हैं, राइट। जो सामान आप खरीद के ला रहे हैं बिजनेस में बेचने के मोटिव से, या पहले उससे कुछ बनाएंगे और फिर बेचेंगे, तो गुड्स की कैटेगरी में आता है। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, या तो बेचने के मोटिव से खरीदा गया है, और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड, या आप उससे फिनिश गुड बनाएंगे फिर बेचेंगे, विच आर ऑल्सो मेंट टू बी सोल्ड, जिन्हें बेचने के मोटिव से खरीदा गया उन्हें गुड्स बोला जाता है। स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। स्टॉक मतलब जो सामान आपने, जो गुड्स आपने खरीदा जो बच जाता है, जैसे आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा, 1 अप्रैल से शुरू होता है अकाउंटिंग ईयर और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो जैसे मान लेते हैं अभी चल रहा है 25-26 फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर, ये 1 अप्रैल 25 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 26 को एंड होगा, यानी कल ही खत्म हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो मान लेते हैं पूरे साल भर में आपने 80 लाख का गुड्स खरीदा था बेचने के मोटिव से, आप कोई सामान बेचते थे, मान लेते हैं आप कपड़ा बेचने का काम है, आपने 80 लाख का गुड्स खरीदा अप्रैल से मार्च के दौरान। अब आपको पता चलता है कि 31 मार्च को 5 लाख का गुड्स बच गया, जो नहीं बिक पाया सामान बच गया, तो इसे बोलते हैं स्टॉक। यानी गुड्स रिमेन अनसोल्ड, जो सामान नहीं बिक पाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, 31 मार्च को जो सामान बच जाता है, जो गुड्स बच जाता है जो आपने बेचने के मोटिव से खरीदा था, उस गुड्स के टोटल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग, जिसे बेचने के मोटिव से खरीदा गया था, एंड विच आर लिंग अनसोल्ड, लिंग मतलब जो पड़ा हुआ है अनसोल्ड नहीं बिक पाया है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। स्टॉक्स आर डिवाइड टू 2 पार्ट्स, स्टॉक को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। मतलब जो साल के एंड में बच जाएगा सामान उसे तो बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जो 31 मार्च को बच जाएगा, और जो 31 मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल जब स्टार्ट होगा वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गुड्स लिंक अनसोल्ड, जो सामान नहीं बिक पाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड से बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो वैल्यू ऑफ गुड्स लिंक अनसोल्ड एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड उसे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब एक ब्रॉड वर्ड है जिसमें तीनों तरह का सामान आता है, ठीक है। तीनों तरह का मतलब एक तो होता है रॉ मटेरियल, जिससे कुछ बनाएंगे फिर बेचेंगे, ठीक है। जैसे आपका शूज़ बनाने का काम है तो चमड़ा जो आप खरीद के लाएंगे उसे बोलेंगे रॉ मटेरियल। फिर कुछ शूज़ बन के तैयार हो गए, कुछ आधे बने आधे बनेंगे, कुछ में प्रोसेस होना बाकी है, तो ऐसे गुड जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, यानी थोड़ा बहुत काम हो चुका है उन पे पर पूरे होने में उन्हें टाइम लगेगा, तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स, इन्हें बोलते हैं सेमी
फिनिश गुड्स, यानी इन पे कुछ काम पेंडिंग है। और जो गुड्स बिल्कुल बन के तैयार हैं, जो बेचने के मोटिव से गोडाउन में रखे हुए हैं, उन्हें बोलते हैं फिनिश गुड्स, राइट। और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, कुछ सामान हम ऐसे खरीदते हैं जिन्हें बेचने के मोटिव से नहीं खरीदते, बिजनेस में यूज़ करेंगे। जैसे ग्रीस ऑयल मशीन में डाला जाता है स्मूथ रनिंग के लिए, कॉटन खरीदी, लूज टूल, छोटे मोटे टूल्स, नट बोल्ट खरीदे, कील वगैरह, तो ये तो बिजनेस में ही यूज़ होंगे। तो इन सब का टोटल इन्वेंट्री होता है। तो इन्वेंट्री एक ब्रॉड वर्ड है जिसमें रॉ मटेरियल, जो सामान बच गया है गोडाउन में, जो काम में नहीं लिया, वो भी आएगा। जो WIP मतलब जो पड़ा हुआ है आपके गोडाउन में, आधा बन गया, आधा बनना बाकी है, ये थोड़ा बहुत बन चुका है, थोड़ा बनना बाकी है, उस पर कोई प्रोसेस पेंडिंग है, तो ऐसे गुड्स को सेमी फिनिश गुड्स या WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। और जो बिल्कुल रेडी है बेचने के लिए, उसे बोलते हैं फिनिश गुड। और जो सामान बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदा है, वो कंज्यूम होगा बिजनेस में, बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा। जैसे लूज टूल्स हो गए, छोटे मोटे पाने, पेचकस एट्सेट्रा, कॉटन, ऑयल एट्सेट्रा मशीन में जो यूज़ होगा। तो जो ये सामान जो बच गया 31 मार्च को, जब आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, जो ये चारों सामान जो बच गया, इन चारों के टोटल को इन्वेंट्री बोलते हैं, राइट। पढ़ ले। इन्वेंट्री इंक्लूड एक तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो सामान बच गया वो कच्चा सामान, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स और WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और कंज्यूमेबल आइटम से कॉटन, ऑयल इन मशीन एट्सेट्रा, इन सब के टोटल को इन्वेंट्री बोलते हैं। अब से क्वेश्चन होता है स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या फ़र्क है। स्टॉक का मतलब केवल दो ही चीज़ों से लिया जाता है। स्टॉक का मतलब दो ही चीज़ों से लिया जाएगा, एक तो होता है फिनिश गुड्स और प्लस WIP। अगर ये दो तरह का सामान आपके पास में पड़ा हुआ है ईयर के एंड में, तो हम इन्हें स्टॉक बोलते हैं। पर अगर रॉ मटेरियल भी है और WIP भी है और फिनिश्ड गुड्स भी है, तो इन सब के कंबाइंड टोटल को बोलते हैं इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री एक ब्रॉड वर्ड है जिसमें तीनों तरह का रॉ मटेरियल आता है। स्टॉक, अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं बचा ईयर के एंड में, केवल WIP है, या WIP भी नहीं, केवल फिनिश्ड गुड बचा हुआ है, तो इनके टोटल को बोलते हैं स्टॉक। नो एनी गुड सेंड टू द कस्टमर, मान ली कई बार हम कस्टमर को सामान इस शर्त पे बेचते हैं कि पसंद आए तो रख लेना, नहीं आए तो लौटा देना। जैसे हमारे पास 15 लाख का सामान था, इसमें से 10 लाख का सामान हमने कस्टमर को बेचा है। अभी बेचना तो नहीं बोलेंगे, आपने पसंदगी पे भेजा है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, और आपने 2 महीने का टाइम दिया कस्टमर को, अगर पसंद आएगा तो वो रख लेगा, नहीं आएगा तो लौटा देगा। तो अब क्वेश्चन होता है 31 मार्च आ गई, आज 31 में हमारा साल एंड हो रहा है और अभी तक कस्टमर ने जवाब नहीं दिया कि वो सामान रखेगा या बेचेगा, मतलब वापस करेगा, तो माना जाएगा ये आपका ही सामान है। तो जब तक जवाब नहीं आएगा आप अपना ही सामान मानेंगे, उसे लौटाना पड़ेगा, तो ये स्टॉक की वैल्यू में ऐड किया जाएगा। तो अगर आप कोई गुड्स भेजते हैं किसी कस्टमर को, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बोलते हैं इसे, कि अगर उसे पसंद आएगा तो अप्रूव करेगा, रख लेगा, नहीं तो लौटा देगा। तो जब तक कस्टमर जवाब नहीं देता, वो सामान आपका ही माना जाएगा और आपके स्टॉक में उसे ऐड किया जाएगा। यानी जब मैं बताऊंगा मेरे पास कितना सामान बच गया है, बिक नहीं पाया, तो 15 मानूंगा, 10 नहीं कि मैंने 10 तो भेज दिया, उसको 5 बचा, नहीं 15 ही बचा है मेरे अकॉर्डिंग सामान। एनी गुड सेंड टू द कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, आपने भेजा था रिटर्न बेसिस पर। गुड सेंड टू द एजेंट, कोई एजेंट है आपका जो कमीशन लेके सामान बेचता है, जो सामान नहीं बिका है अब तक, फॉर सेल बट रिमेन लेइंग विद देम, उन्हीं के पास पड़ा हुआ है एज अनसोल्ड, आर पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, उसे इन्वेंट्री का पार्ट बोलते हैं। अब क्वेश्चन होता है जो ईयर के एंड में स्टॉक हमारा बच जाता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, क्योंकि हर साल तो प्राइस बदलती रहती है, हम अलग अलग प्राइस पे सामान खरीदते हैं। जैसे अप्रैल में हम जब सामान खरीदे थे तो 10 लाख का मिल रहा था, फिर मई में वो सामान महंगा हो गया, 11 का मिलने लग गया, फिर जून में 9 का मिलने लगा, तो प्राइसेस चेंज होती रहती है। तो किस प्राइस पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स पे। जैसे मान लो 10 आपके पास सामान बच गया, 10 kg ईयर के एंड में, आप कोई किलो में सामान खरीदते हैं, 10 किलो सामान बच गया 31 मार्च को, तो इसे क्या बोलते हैं आप, स्टॉक पड़ाया था अभी जो सामान नहीं बिक पाता है 31 मार्च को, उसे स्टॉक या इन्वेंट्री बोलते हैं। अब इसको ख़रीदा तो आपने था, मान लेते हैं 5000 रुपीज़ में, पर आज अगर आप इसे बेचने जाएंगे मार्केट में तो आपको 4800 रुपीज़ ही मिलेंगे। ख़रीदा तो 5000 में था, ये कॉस्ट हो गया, और बेचने जाएंगे तो इसे बोलेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल मतलब 5 में बेचने के बाद मान लेते 200 रुपये कमीशन देना पड़ेगा किसी ब्रोकर के थ्रू, आप बेचेंगे तो, और 4800 रुपये मिलेंगे। तो फिर अकाउंट्स बोलती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, वो रूल्स होते हैं, वो रेगुलेशंस होते हैं जो ICAI बनाता है इंडिया में, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और आप इन्हें फॉलो करेंगे किसी गुड्स की वैल्यू करते समय, अगर डबल एंट्री सिस्टम साइलेंट है। अब डबल एंट्री सिस्टम में ये तो नहीं लिखा हुआ कि जो क्लोज स्टॉक बच गया वो किस तरह उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। तो फिर हमें AS2 अभी पढ़ेंगे, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बना रखा है इसी इंस्टीट्यूट ने,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, वो रूल्स और रेगुलेशन जो सभी को अपनी अकाउंटिंग करते समय इक्वली फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि सब लोग अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग ना करें, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। यानी जिन आइटम्स में डबल एंट्री सिस्टम कुछ चुप होता है, वो कुछ नहीं बताता है भाई क्या करना है, तो वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडेंस नोट इशू करता है सी इंस्टीट्यूट, ताकि सब लोग एक जैसी अकाउंटिंग करें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो हाईएस्ट अकाउंटिंग बॉडी बनाती है किसी कंट्री में, ताकि सब लोग यूनिफॉर्मिटी मतलब इक्वलिटी मेंटेन करें ड्यूरिंग द अकाउंटिंग करते समय, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम साइलेंट होता है बहुत सी चीज़ों पे। तो AS2 पे लिखा हुआ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के नाम से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बना रखा है सी स्टूडेंट में, मतलब हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री, कि कैसे आप उस गुड्स की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो सी इंस्टीट्यूट बोल रहा है, AS2 बोल रहा है कि या तो कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवरेज लेस, वही आपका आंसर होगा। यानी ये जो स्टॉक बचा है 10 लाख का गोडाउन में, इसकी वैल्यू आप 4800 लिखेंगे अपनी बुक्स में, या तो कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवरेज लेस, उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है क्लोजिंग स्टॉक, जो सामान नहीं बिक पाता है 31 मार्च को। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, सेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर कोई खर्चा होता है बेचने पर, उसे डिडक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला हो गया सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, बेचने पे जो खर्चा होता है, कमीशन दिया, ब्रोकरेज दिया, एक्सेट्रा। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होती है, इन्वेंट्री की जो वैल्यू होती है, या तो वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस पर, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवरेज लेस। नेट कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पे वो आपने सामान खरीदा था वो वैल्यू तो कॉस्ट हो गई। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब बेचने पे जो एक्चुअल में पैसा आएगा, यानी सेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ट्रेड डेटर्स, नेक्स्ट वर्ड है ट्रेड डेटर्स। ट्रेड मतलब बिजनेस, डेटर मतलब जिनको आप उधार सामान खरीद बेचते हैं, तो उन्हें ट्रेड डेटर्स बोला जाता है। यानी जो भी पर्सन जिसे आप उधार सामान बेच रहे हो, पैसा बाद में देंगे बिजनेस के लिए, तो उन्हें हम ट्रेड डेटर्स बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म, वो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, या तो कोई सर्विस दी है आपने या कोई गुड्स बेचा है ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट मतलब उधार बेसिस पे, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव, और अभी तक पेमेंट नहीं मिला है फ्रॉम देम, और दे स्टिल ओव सम अमाउंट टू द बिजनेस, उन्हें अभी भी पैसा देना है बिजनेस को, यानी उनसे पैसा लेना है, तो ऐसे पर्सन को ट्रेड डेटर्स बोलते हैं, या डेटर्स भी बोल सकते हैं सिंपली आप। ऐसा कोई भी आदमी, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिससे आपको पैसा लेना है क्योंकि आपने उन्हें उधार सामान बेचा है, तो उन्हें ट्रेड डेटर्स बोला जाता है। और ये असेट है बिजनेस में, क्योंकि इनसे पैसा लेना है। असेट का मतलब हमने पढ़ा था ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती है, मॉनेटरी बेनिफिट देती है, तो उन्हें हम असेट बोलते हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। मिस्टर ए एक बिजनेस करते हैं, यानी ये तो बिजनेसमैन है, राइट। मिस्टर बी ये एक बायर है, इसे सामान खरीदना है। कोई भी बिजनेस मान सकते हैं आप एक, राइट। अब मिस्टर बी को सामान खरीदना है, जैसे मान लेते हैं कपड़ा बेचते हैं, मिस्टर बी को 10 लाख का कपड़ा खरीदना है ए से, पर मिस्टर बी बोल रहा है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं 2 महीने बाद दूंगा। क्रेडिट, क्रेडिट में तो उधार खरीद सकते हैं आप, पर मिस्टर बी को मिस्टर ए जानता नहीं है, राइट। भाई उधार आप उस आदमी को बेचेंगे जिसे आप जानते हो, या कोई कॉमन फ्रेंड हो जो गारंटी ले ले कि बी अगर पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। जैसे ए का एक कॉमन फ्रेंड है मिस्टर सी, ये बी को भी जानता है, और ये सी गारंटी दे रहा है ए को कि तुम उसे उधार सामान बेच दो, अगर वो नहीं देगा मैं लेता हूँ जिम्मेदारी कि मैं दे दूंगा तुम्हें पैसे, तभी ए उधार सामान बेचेगा। भाई आप उधार सामान उसी आदमी को बेचते हैं, या तो नोन पर्सन हो, आपका रिलेटिव हो, जानकार हो, फ्रेंड हो, या कोई गारंटी दे कि भैया कल को वो नहीं दे पाएगा तो तुम दोगे। पर बी को ए जानता नहीं है, और कोई कॉमन फ्रेंड भी नहीं है जो गारंटी दे, तो मिस्टर ए उधार नहीं बेचेगा, राइट। तो मिस्टर ए उधार देने से मना कर देगा, पर ऐसा अगर करता रहेगा मिस्टर ए तो कब तक, क्योंकि सब लोगों को जानते नहीं हैं आप, पूरी दुनिया में बहुत लोग होते हैं, ठीक है, एक शहर में बहुत लोग होते हैं, हर किसी को जानना पॉसिबल नहीं है, हर किसी के लिए आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो बीच में पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे तो बिज़नेस करना मुश्किल हो जाएगा, उधार तो देना ही पड़ता है, हर आदमी एकदम नगद पैसे नहीं दे पाता है, तो इसके लिए एक तरीका है। तो मिस्टर ए क्या बोलेगा मिस्टर बी से कि ठीक है मैं उधार दे दूंगा, पर मैं एक डॉक्यूमेंट साइन करवाऊंगा, कल को तुम मुकर गए, पैसा देने से मना कर रहे हो, तो मैं कोर्ट में तुम पे केस कर सकता हूँ, पुलिस कंप्लेन लिखा सकता हूँ सबूत के तौर पे,
और फिर तुमसे पैसा रिकवर होगा। तो एक क्या करेगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनवाएगा जिसपे कोर्ट का स्टैम्प लगा होगा। आपने देखा होगा ग्रीन कलर के पेपर्स होते हैं जिसमें कोर्ट का स्टैम्प लगा होता है, मोहर लगी होती है। इस पर लैंग्वेज टाइप करवाएगा, ए बनवाएगा डॉक्यूमेंट कि मैंने इस दिन बी को सामान बेचा है और बी ने इस दिन मुझे या मेरे कहने पर या तो मुझे देगा या मेरे कहने पे किसी और को पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है। ये लैंग्वेज लिखी होगी इसमें कि मिस्टर ए ने बी को 31 मार्च को सामान बेचा लेट सपोज, और वो देगा 2 महीने बाद 31 मई को मुझे देगा या मेरे कहने पे किसी को पैसे देगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट है, इस पर कोर्ट का स्टैम्प पेपर लगा हुआ है। 2 गवाह होंगे, 2 विटनेस होंगे, एक उसकी साइड से होगा बी की साइड से और एक ही साइड से होगा। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं विटनेस, पर 2 तो होंगे एटलीस्ट जो इसको सर्टिफाई करेंगे कि हाँ ये जो लीगल डॉक्यूमेंट बनाया गया है, जो लीगल पेपर बनाया गया है, ये सही है। तो एक विटनेस बी की तरफ से होगा, गवाह एक की तरफ से होगा, दोनों साइन करेंगे। ठीक है, फिर एक बी के पास जाएगा, बी इसे एक्सेप्ट करेगा तो बी साइन करेगा अपने, राइट, बी भी अपने सिग्नेचर करेगा कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने इससे उधार सामान खरीदा और मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा। तो जो लीगल डॉक्यूमेंट बनाया गया है एज ए प्रूफ के तौर पे कि कल को अगर बी मना कर दे तो इस पर केस फाइल हो सके, कोर्ट में इससे पैसा लिया जा सके, तो इस लीगल डॉक्यूमेंट को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ए को पैसे लेना है तो ए के लिए बिल्स रिसीवेबल है, इस बिल के बेस पे ये बी से पैसे ले सकता है 2 महीने बाद। तो ए के लिए तो कहलाएगा ये बी आर, शॉर्ट में बोलते हैं बी आर, बिल्स रिसीवेबल। और बी को पेमेंट करना है तो इसके लिए कहलाएगा बिल्स पेबल, इसके लिए पेबल है, इसको देना है, राइट, ये होता है। इसकी लैंग्वेज इन्होंने क्या लिखाई थी, इन्हें या तो मुझे देगा या मेरे कहने पे किसी और को देगा। मान लो ए ने किसी से उधार सामान खरीदा है मिस्टर डी से, और 2 महीने बाद ए को इससे भी पैसे देने हैं। तो जब 2 महीने बाद आया तो ए ने मिस्टर बी को कहा कि मुझे मत दो पैसे, मेरे बिहाफ पे डी को दे दो, और ए ने अपना जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो डी को दे दिया ताकि ये डी बी को दिखाकर पैसा ले सके। जो लीगल डॉक्यूमेंट बना था ये इसने ट्रांसफ़र कर दिया ए ने डी के नाम, और डी एलिजिबल हो गया पैसे लेने के लिए मिस्टर बी के बिहाफ पर। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, यानी अपने बी आर का आप किसी और को दे सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडोर्समेंट करना। इंडोर्समेंट, अब सर ये इंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ, जब कोई अपना पैसा लेने का राइट किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है तो इस प्रोसेस को लॉ में बोलते हैं इंडोर्समेंट करना, राइट। तो बी आर किसका, बी आर जो अपने पढ़ा बिल्स रिसीवेबल, ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक कॉमन वर्ड होता है अकाउंट्स में, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं क्योंकि एक्सचेंज हो सकता है, बिल किसी और को दिया जा सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में आता है बी आर बी पी, इसमें 3 पार्टी हो सकती हैं। एक तो ए यानी सेलर जिसने बिल तैयार किया, तो इसे बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंटिंग लैंग्वेज में लीगल टर्म्स में बोलते हैं ड्रॉवर, यानी जो सेलर है उसे बोलेंगे ड्रॉवर, जो बिल की लैंग्वेज तैयार करवाएगा, बिल ड्राफ्ट करवाएगा, सेलर को ड्रॉवर बोला जाएगा लीगल लैंग्वेज में। वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में आप सेलर बोल सकते हैं जो सामान बेच रहा है, पर लीगल लैंग्वेज में से ड्रॉवर बोलेंगे। एक होगा ड्रॉवी यानी बायर, जो साइन करेगा उस पर बिल पे, अपनी एक्सेप्टेंस देगा कि हाँ मैंने उधार सामान खरीदा है, उसे बोलेंगे बायर और ड्रॉवी। और एक पर्सन वो होगा जिसे पैसा मिलेगा ड्यू डेट पे, जिसे बोलते हैं इंडोर्सी। इंडोर्सी, तो यहाँ पर देखा जाए तो डी क्या है, इंडोर्सी है, क्योंकि पैसा लेने का राइट इसने ए ने अपना डी को ट्रांसफ़र कर दिया। और बी हो गया क्या, ड्रॉवी, जो बायर है उसे ड्रॉवी बोलेंगे, जो एक्सेप्टेंस देगा, जो बिल पे साइन करेगा। और मिस्टर ए हो गया सेलर, ड्रॉवर, जो बिल की लैंग्वेज ड्राफ्ट कर पाएगा। तो ये होता है बी आर। बिल ऑफ एक्सचेंज एक कॉमन वर्ड है, अकाउंटिंग चैप्टर भी आएगा, आप आगे भी पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी हो सकती हैं, एक तो ड्रॉवर मतलब जो बिल प्रिपेयर करवाएगा जिसे आप सेलर बोल सकते हैं, एक होता है ड्रॉवी बायर जो बिल एक्सेप्ट करेगा, जो जिम्मेदारी लेगा, हाँ मैं 2 महीने जो भी टाइम पीरियड होगा 2 महीने 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा, बायर। और इंडोर्सी भी हो सकता है, इंडोर्सी होता है जिसको पैसा लेने का राइट मिला है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बी आर क्या होता है तो आप कैसे बताएंगे, बी आर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक कोई सादे कागज़ पे नहीं लिखा जाता है, कोर्ट के ही स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है, जो तैयार करता है ड्रॉवर यानी सेलर इन फेवर ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी के फेवर में, और ड्रॉवी उस पर साइन करता है, अपनी एक्सेप्टेंस देता है। और अगर बी आर को ट्रांसफ़र किया जाता है, अपना पैसा लेने का राइट जो ड्रॉवर है सेलर है किसी और को देता है अपने बिहाफ पे, तो उस प्रोसेस को इंडोर्समेंट बोलते हैं, बेचान, हिंदी में बोलते हैं बेचान करना, इंडोर्समेंट। और इस पर्सन को जिसे पैसा लेने का राइट मिला है उसे इंडोर्सी बोलते हैं, क्लियर है। तो बी आर
असेट है मिस्टर ए के लिए, तो असेट है क्योंकि फ्यूचर में इसे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है, मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकता है। और मिस्टर बी के लिए लाइबिलिटी है, बिल्स पेपर एक लाइबिलिटी क्योंकि इसे पे करना है 2 महीने बाद पैसा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं, पर इससे पढ़ने से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं। एक होता है प्रॉमिजरी नोट। प्रॉमिजरी नोट, अगर जो ये लीगल डॉक्यूमेंट बनाया गया है इसकी हेडिंग है प्रॉमिजरी नोट, तो प्रॉमिजरी नोट में तो 2 ही पार्टी हो सकती हैं, ए और जेड बी। जैसे ए ने सामान बेचा था उधार, बी को बेचा था उधार, इसकी लैंग्वेज ए ही ड्राफ्ट करवाएगा, पर इसमें ये जैसे बीआर में तो ये लिखा होता है कि ड्यू डेट पे जब ये 2 महीने बाद आएगा तो या तो मुझे देगा पैसा बी या मेरे बिहाफ पे किसी और को देगा, राइट। इसमें तो ये लिखा होता, पर इसमें प्रॉमिसरी नोट में ये नहीं लिखा, इसमें लिखा होगा साफ साफ बी इस दिन मुझे ही पैसे देगा, ए को ही देगा। ये ए अपने बिहाफ पर किसी और को ही नोट नहीं दे सकता है, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता है। तो फिर ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट को प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। यानी प्रॉमिसरी नोट का इंडोर्समेंट नहीं हो सकता, यानी किसी और को नहीं दिया जा सकता अपना पैसा लेने का राइट। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज बीआर का इंडोर्समेंट हो सकता है, यानी अपना पैसा लेने का राइट आप किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये फ़र्क होता है, दोनों ही लीगल डॉक्यूमेंट है, बस लैंग्वेज में फ़र्क होता है कि इसमें ड्रॉवर जो होता है, सेलर होता है, वो अपने आप ही लेगा पैसा, वो किसी और को अपना पैसा लेने का राइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। जबकि बीआर में पैसा लेने का राइट ट्रांसफ़र हो सकता है। तो बीआर में तो 3 पार्टी हो सकती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी और इंडोर्सी मैक्सिमम। अगर आपने ट्रांसफ़र किया है तो इंडोर्सी भी हो सकता है। जबकि प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टी हो सकती है, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, जिसने प्रॉमिस दिया है और प्रॉमिस जिसको प्रॉमिस मिला है। अब पढ़ लेते हैं। तो बीआर क्या होता है? इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, एक कानूनी डॉक्यूमेंट है, साइन बाय द बायर, ड्रॉवी इस पे साइन करेगा, एंड प्रिपेयर बाय द सेलर, सेलर प्रिपेयर करेगा ऑन क्रेडिट सेल, उधार सामान पे, एंड अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा। तो ये असेट है, क्योंकि असेट का मीनिंग यही है दैट विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे फ्यूचर में आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। बीआर इज़ अ पार्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है एंड कैन बी इंडोर्स, इसे इंडोर्स किया जा सकता है। इंडोर्स मतलब जब अपना पैसा लेने का राइट आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे इंडोर्समेंट बोलते हैं। सो इन बीआर देयर आर मैक्सिमम 3 पार्टीज हो सकती हैं। बीआर में तो ड्रॉवर और सेलर जो बिल प्रिपेयर करेगा, लैंग्वेज ड्राफ्ट करवाएगा, ड्रॉवी और बायर जो साइन करेगा कि हाँ मैंने सामान खरीदा है उधार, इंडोर्सी और रिसीवर जिसे पैसा लेने का राइट दिया जाएगा। अगर आप बीआर का इंडोर्समेंट नहीं कर सकते तब तो 2 ही पार्टी होंगी, और अगर सेलर ने बिल का इंडोर्समेंट किया, अपना पैसे लेने का राइट किसी और को ट्रांसफ़र किया, तो तीसरी पार्टी भी हो सकती है। जबकि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट इंक्लूड 2 पार्टीज में 2 ही पार्टी होती हैं, प्रॉमिसर यानी जिसने प्रॉमिस किया है यानी बायर, और प्रॉमिसरी जिसको प्रॉमिस मिला है। इट कैन नॉट बी इंडोर्स, प्रॉमिसरी नोट इंडोर्स नहीं होता। अगर हेडिंग है उस डॉक्यूमेंट की बीआर बिल्स रिसीवेबल तो वो इंडोर्स होगा। प्रॉमिसरी नोट अगर लीगल डॉक्यूमेंट की हेडिंग प्रॉमिसरी नोट है तो वचन पत्र प्रॉमिसरी नोट इंडोर्स नहीं होगा, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होगा किसे पैसा मिलेगा प्रॉमिसरी। जबकि बीआर में क्या लिखा था? या तो मुझे मिलेगा या मेरे भी पे किसी और को भी मिल सकता है। ट्रेड रिसीवल क्या होते हैं? जब बीआर और डेटर दोनों के टोटल को ट्रेड रिसीवल बोलते हैं। डेटर तो आप समझिएगा जिन्हें उधार सामान बेचा जाता है वो डेटर, जो नहीं हर डेटर से बीआर लिया जाए तो वो डेटर होगा। जिससे आपने बीआर लिया है तो उस उधार बेचने वाले पर्सन को हम बीआर के नाम से जानते हैं, राइट। जैसे सपोज मैंने साल में 80 लाख का सामान बेचा है उधार, इनमें से 60 लाख के डेटर्स को तो मैं जानता हूँ पर्सनली, मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड है, रिलेटिव है, तो ये तो डेटर्स हो गए, इनसे मैंने कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं कराए। और 20 लाख के जो डेटर हैं जिनसे मुझे पैसे लेने, उनसे मैंने लीगल डॉक्यूमेंट साइन कराए, क्योंकि मैं उन्हें जानता नहीं था, तो मैंने लीगल डॉक्यूमेंट साइन करा ली ताकि कल को पैसा देने से मना करें तो मैं पुलिस कंप्लेंट लिखा के अपना पैसा रिकवर कर सकूँ। तो ये तो कहलाएगा बीआर और ये कहलाएंगे डेटर्स, और इन दोनों के टोटल को बोलते हैं ट्रेड रिसीवल, जिनसे आपको पैसा रिसीव हो सकता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ट्रेड रिसीवल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बीआर दोनों के टोटल को हम ट्रेड रिसीवल बोलते हैं। नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिटर, नाम से पता चलता है क्रेडिटर मतलब जिन लोगों से आप उधार सामान खरीदते हैं, जिनको आपको उधार सामान का पेमेंट करना है कुछ टाइम बाद, उन्हें आप ट्रेड क्रेडिटर्स बोलते हैं। इट मीन दोज पर्सन और फर्म ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम whom गुड्स हैव बीन परचेज, जिनसे आप गुड्स खरीद चुके हैं और सर्विस प्रोक्योर्ड या कोई सर्विस ली है ऑन क्रेडिट बेसिस मतलब उधार, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू देम, अभी तक उन्हें पेमेंट नहीं किया गया है, तो ऐसे पर्सन को आप ट्रेड क्रेडिटर्स बोलते हैं, राइट।
बिल्स पेबल अभी पढ़ाया था। बिल्स पेबल यानी जो बायर होता है वो लिख के देता है कि हाँ मैंने उधार सामान खरीदा है, एक लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करता है, तो बायर के लिए वो बिल्स पेबल होता है और ये बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट होता है। इट इज़ अ लीगल साइन डॉक्यूमेंट होता है बाय द बायर ड्रॉवी हु एक्सेप्टेड, जो उसे एक्सेप्ट करता है हाँ, एंड प्रिपेयर बाय सेलर ड्रॉवर से प्रिपेयर करते हैं। अमाउंट स्पेसिफाइड व्हेन सच अ बिल इज पेबल एट अ फ्यूचर डेट, और जो भी अमाउंट लिखा होता है फ्यूचर डेट पे पे करना होता है, तो बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है। और क्रेडिटर और बिल्स पेबल को अगर ऐड कर दिया जाए तो इन दोनों के टोटल को बोलते हैं ट्रेड पेबल। अगर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हम ऐड कर दें तो इन दोनों के टोटल को बोलते हैं ट्रेड पेबल। जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स था डेटर और बीआर का टोटल, इसी तरह ट्रेड क्रेडिटर और बिल्स पेबल को अगर ऐड कर दें तो इन्हें बोला जाएगा ट्रेड पेबल्स। पेबल्स मीन लायबिलिटी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको पूछना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।